Hello students, today we will read our geography chapter 3, Industries of India. I hope you all are well. Today we will read chapter 3, Industries. तो बच्चों इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का अराउंड अस, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम घर में भी यूज़ करते हैं, टीवी है, टी शर्ट है, टीवी है, फ्रिज है, यूटेंसिल्स हैं, और भी आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम नेचर से बहुत सारी चीज़ें नेचर से हमें एज ए रॉ मटेरियल के रूप में मिलती है, तो उस चीज़ को जब हम फिनिश गुड्स में एक प्रोसेस से तैयार करते हैं, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। तो दिस वर्क ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग थिंग इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जब हम प्रोसेस के हिसाब से कच्चे माल को और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में हमारी नीड्स के अनुसार उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब हम बनाते हैं, तो उसको जहाँ बनाते हैं उसको इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि शुगर मैन्युफैक्चर हो रही है, तो शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है और शुगर जो है वो फिनिश गुड है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। वैसे ही क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ये आयरन फ्रॉम आयरन और, तो ये सारी दोज इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ये प्रोडक्शन होता है उसको इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। पेपर फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, और ये इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करती हैं। तो बच्चों अब क्या होता है कि जैसे हमने हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडिया की इंडस्ट्रीज़ की जब बात होती है तो हम कैसे, मतलब कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज़ की क्या कंडीशन थी, इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद नई पॉलिसी बनाई गई होगी, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट कैसे करना है, किस सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, ठीक है, और उस किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वर डेवलप्ड इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एंड गवर्नमेंट पब्लिश्ड सम इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। तो बच्चों इंडिपेंडेंस के बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी से इंडस्ट्रीज शुरू की गई थी। हमारी जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि उदारीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लिबरल कर देते हैं, पॉलिसी में ढील दे देते हैं, जिसमें लोग हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे यहाँ कोई विदेश से इंडस्ट्री सेटअप करेगा, तो हम अपनी पॉलिसी को और अगर लिबरल कर देंगे तो वो और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होके हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इफ़ यू हैव टू सेटअप इंडस्ट्री, अगर आपको या किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमारे भारत में इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या मान लो कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगा। फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी अवेलेबल, ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि रोड वो ट्रोपोग्राफी फेवरेबल है कि नहीं है। ट्रोपोग्राफी से मतलब है कि सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं है, समतल है कि नहीं है, पहाड़ी जगह तो नहीं है, और बहुत उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन वो देखेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, और या कम बारिश भी ना हो, कम गर्मी भी ना हो। उसके बाद में चीप लेबर वो ढूंढेगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा सस्ते लेबर मिलेंगे तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसके बाद में वो ये भी देखेगा कि रॉ मटेरियल, वो ये देखेगा कि इंडस्ट्री ऐसी जगह डेवलप करे जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो। जैसे मान लो शुगर केन इंडस्ट्री है, तो शुगर केन इंडस्ट्री जो है
वो शुगर केन जो है वो महाराष्ट्र में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, डेंस पॉपुलेशन हो ताकि मार्केट आसानी से उपलब्ध हो सके। इसलिए इंडिया एक इंडस्ट्री सेंटर है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए प्रोडक्ट को एक अच्छा मार्केट अवेलेबल हो जाता है, चीप लेबर भी मिल जाती है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इंडिया में हम सबसे पहले हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन ओनरशिप, यूटिलिटी, साइज़, रॉ मटेरियल और नेचर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पर इस तरह से क्लासिफाइड की गई है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ जो हमारे यहाँ पर क्लासीफाई की गई हैं, जिनका वर्गीकरण किया गया है, पहले तो प्राइवेट है, फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ है और मिक्स्ड इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद में अब आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 2 टाइप्स उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, बेसिक इंडस्ट्री और बेसिस जो है उसका बेसिक इंडस्ट्री है और कंज्यूमर इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये होता है कि ये जो है उपयोगिता के आधार पर, मतलब कि बेसिक इंडस्ट्री से पता चलता है कि आधार, इस इंडस्ट्री के बिना कोई भी इंडस्ट्री को जो आधार देता है उसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। इसके बिना दूसरी इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। इसका एग्जांपल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के बगैर आयरन और स्टील की हेल्प से कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। इसमें मशीन का यूज़ करेंगे तो आयरन स्टील, कोई भी हम किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई मशीन का यूज़ करते हैं तो वो आयरन और स्टील से ही बनी हुई होती है। तो इस तरह से बेसिक इंडस्ट्री हो गई। फिर अब है दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। जो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जो उसको कंज्यूम कौन करता है, तो हम लोग जो चीज़ों का उपभोग करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, यानी कि जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उसका यूज़ करने वाला उसको कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर जो चीज़ें बनती है इंडस्ट्री में उसको यूज़ करता है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब हम साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो, इसमें तो बेटा अब ये किताब इतनी अपडेटेड नहीं है हमारी, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट पे से उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। उसके बाद मीडियम इंडस्ट्रीज़ जो होती है उसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जैसे लार्ज स्केल में टाटा और आयरन आ गई, मीडियम में लेदर इंडस्ट्री आ गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी करोड़ों, मतलब कम करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे लाख इंडस्ट्री है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो फैमिली मेम्बर के से मिलकर ही चला ली जाती है, और ये घरों में ही इन इंडस्ट्रीज़ को चला लिया जाता है। ये रूरल इंडस्ट्री भी इनको कहते हैं, ये अर्बन कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं इनको, और ये कस्बों में और गाँवों में होती है। अब हम आएंगे फिनिश गुड के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे अब दूसरा इंडस्ट्री का जो क्राइटेरिया है वो फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब कि जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है, जहाँ पर हमारे यहाँ पर बड़ी चीज़ मशीनें बनती है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और भी बड़ी मशीनों का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद लाइट इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर घर में बनी चीज़, घर के लिए जो आर्टिकल्स बनते हैं वो जो घर में हम यूज़ करते हैं वो बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं। उसके बाद आता है, हम अब पढ़ेंगे हम कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो बच्चों रॉ मटेरियल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है, जहाँ पर कि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हमें मिलता है, एग्रीकल्चर से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन हमको वहीं से मिलता है, शुगर केन इंडस्ट्री के लिए शुगर वहीं से मिलती है। उसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हमें मिनरल्स जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल्स आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए चाहिए होता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, लाख है, और भी बहुत सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं।
तो बच्चों नाउ वी विल, अब हमारा जो है कुछ हम मेन इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो ये है वो पढ़ेंगे हम कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। तो अब सबसे पहले हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ये देखो मैप में सब कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है ये बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री भी है। करीब 1866 कॉटन टेक्सटाइल मील्स है इंडिया में। ये बहुत पुराना वर्जन है, ये अपडेटेड नहीं है। इसमें से 82% प्राइवेट सेक्टर में है, 10% गवर्नमेंट सेक्टर में है, 8% कोऑपरेटिव सेक्टर में है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारे यहाँ ये, अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में कॉटन इंडस्ट्री लगी थी जो सक्सेस नहीं हुई थी। फिर मुंबई के अंदर 1857 में नाना भाई डाबर ने लगाई थी, इसलिए मुंबई को कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बाद में अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई थी जिसको कि इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बच्चों ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मुंबई की, एक तो कलकत्ता में सबसे पहली इंडस्ट्री लगाई गई थी 1818 में, फिर मुंबई में 1857 में लगाई गई थी तो मुंबई को कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। फिर अहमदाबाद में लगाई गई थी तो अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा गया था। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर आता है। महाराष्ट्र में 119 मिलें हैं। मुंबई मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसीलिए मुंबई को कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। दूसरी कुछ इंडस्ट्री सोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद में है। तो बच्चों गुजरात जो है वो सेकंड रैंक पर आता है। यहाँ 118 मील है। अहमदाबाद लीडिंग सेंटर है, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है वडोदरा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट एक्सेट्रा। फिर अब हम आएंगे तमिलनाडु, तो ये थर्ड रैंक पर आता है। यहाँ 439 स्मॉल यूनिट्स है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। कोयम्बटूर को साउथ का मैनचेस्टर कहा जाता है। बच्चों ये भी चीज़ ध्यान रखना कि कोयम्बटूर को साउथ का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरे सेंटर्स है मदुरई, चेन्नई, तिरुनावेली, सेलम एक्सेट्रा। बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारी जगह इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। इसके अलावा बहुत सारी जगह देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे है। अब हम आएंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। मिनरल्स क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि हम सबसे पहले आयरन एंड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को होल इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। आयरन और स्टील के बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें होती हैं वो आयरन और स्टील की बनी होती है, इसीलिए उसको बैकबोन कहा जाता है। मतलब कि इसके बगैर कोई भी दूसरी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है बिना स्टील और आयरन के। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री में आती है, सभी इंडस्ट्रीज़ का आधार है, क्योंकि छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज़ तक, बड़े बड़े एरोप्लेन तक, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो आयरन और स्टील से बनती है। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें को देखने को मिलेगा मेट्रोलॉजी का। इंडिया पुराने समय से ही, मतलब कि ये एग्जाम्पल है 1500 साल पुराना मेहरौली का। कुतुब मीनार जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है, खुले में है, यहाँ पर हवा पानी सब सालों साल 1500 सालों से लग रहा है, क्योंकि ये मेट्रोलॉजी का बेस्ट एग्जाम्पल है। उस समय धातुओं का कुछ इस तरह से बनाते थे कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा। इंडिया का पहला मॉडर्न आयरन और स्टील का प्लांट 1830 में पोर्ट नोवा तमिलनाडु में लगा था। बच्चों पर ये याद रखना कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट टाटा और स्टील है, जो सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर लगाया गया था। 1907 में लगाया गया था। साक्षी झारखंड में लगाया गया था। जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद में बच्चों ये जो था
मतलब कि जिसको आज जमशेदपुर कहते हैं, ये साकची में, झारखंड के साकची में लगाया गया था, लेकिन वहाँ जमशेद जी टाटा ने आयरन और स्टील इंडस्ट्री खोली, इसलिए इसको जमशेदपुर कहते हैं। तो जमशेदपुर झारखंड में लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन इन द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL। इंडिया की गवर्नमेंट ने इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जिसको सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बच्चों, अब ये जो हम इस इंडस्ट्रीज़ की लोकेलाइज कहाँ पर है ये इंडस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर सेटअप है, तो इंडस्ट्रीज़ कोई भी हो, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है तो वो वहीं पर सेटअप होती है जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ का रॉ मटेरियल हैवी होता है, चीप होता है, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बहुत हैवी होता है, बल्क में लिया जाता है और चीप भी होता है, और ये इम्प्यूरिटीज़ वाला होता है, तो इसको रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना महंगा होता है, इसलिए प्रोडक्शन यूनिट्स वहीं पर सेटअप करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जैसे आयरन और कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन और डेलामाइट एक्सेट्रा। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हो वहाँ पर और सस्ती ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, तो कोस्टल एरिया में भी इन इंडस्ट्रीज़ को लोकलाइज्ड किया जाता है। बच्चों, हम यहाँ देखेंगे मैप में कि इस मैप में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, हैवी मशीन्स, एयरक्राफ्ट मशीन्स और ये सब कहाँ कहाँ पर क्या क्या सेटअप है। उसके बाद में जो हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पर सेटअप की जाती है, तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए, सस्ती ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, कोस्टल एरिया में ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ जो है वो कोल की ज़रूरत होती है, कोल हीट के लिए, आयरन एंड स्टील बड़े अमाउंट में लाने के लिए, इसलिए कहते हैं कोल बेल्ट, क्योंकि आयरन और स्टील को बहुत बड़े अमाउंट में हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर कोल आसानी से अवेलेबल हो जाए, जैसे बर्नपुर, हीरापुर, कुल्ती, दुर्गापुर और बोकारो, यहाँ पर कोल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब आयरन और बेल्ट भिलाई, रूरकेला, भद्रावती, सेलम, विजयनगर, चंद्रपुर, यहाँ आसानी से आयरन और मिल जाता है, इसलिए आयरन और इंडस्ट्री यहाँ पर सेट होती है। और जमशेदपुर भी है, क्योंकि जमशेदपुर में भी वहाँ पर आसानी से कोल और आयरन दोनों मिल जाता है। कोस्टल एरिया में विशाखापट्टनम, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट और भी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की और दूसरी चीज़ों की भी सुविधा अवेलेबल होती है। टाटा और आयरन को टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। तो बच्चों, अब इस चार्ट में आप कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो आप ये आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है बच्चों, तो आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप और इसको समझोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ये आयरन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। जिन इंडस्ट्रीज़ में फॉरेस्ट रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होता है उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जंगलों से वुड, लाख, गम, छाल, पत्तियाँ, फ्रूट्स, मेडिसिन्स बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ मिलती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर। इंडिया में 8वीं शताब्दी में हाथ से पेपर बनाया जाता था। हमारे यहाँ पे तब हाथ से पेपर का उत्पादन किया जाता था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पर उस समय पर हाथ से पेपर का उत्पादन किया जाता था, तो पहले ये अंग्रेज़ों के आने के पहले जो पेपर इंडस्ट्रीज़ थी वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आती थी। फिर बाद में सबसे सक्सेसफुल पेपर मिल
1716 में तमिलनाडु के ट्रकुनबार में सेटअप हुई थी। ट्रकुनबार में इसको सेटअप किया गया था। उसके बाद में बच्चों ये पेपर एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों की, 2.38 टन अगर हमें हम बेम्बू बांस का यूज़ करते हैं तब हमें 1 टन पेपर मिलता है। मतलब कि बांस बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होता है तब पेपर मिलता है। तो होशंगाबाद में MP सिक्योरिटी मिल है। वेस्ट बंगाल में पेपर प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर आता है। हमारे यहाँ पल्प की शॉर्टेज है, इसलिए इम्पोर्टेंट हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं पल्प को। पेपर इंडस्ट्री वहाँ पर लोकलाइज्ड है जहाँ पर रॉ मटेरियल, लेबर, पावर आसानी से अवेलेबल हो जाए। और जोग्राफिकल फैक्टर भी इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे प्लेन लैंड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आसानी से हमको अवेलेबल हो जाए। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बाद में मेन पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, केरला, बिहार, झारखंड एक्सेट्रा। यहाँ पर बच्चों चार्ट है कि पेपर का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द नेशनल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी मतलब कि हमारी अर्थव्यवस्था। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें इंडस्ट्रीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें इंडस्ट्रीज़ का कितना सहयोग है। पहले हम इसको बेसिक लेवल पर समझेंगे कि एक इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। 1950 में हमारी कंट्री में नेशनल प्लानिंग कमीशन बना। ये एक इम्पॉर्टेंट बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके आधार पर क्या क्या बात बताई गई है इंडस्ट्री बनाने के लिए, क्या क्या प्रॉफिट हुए हैं इससे। पर कैपिटल इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट आया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। उसके बाद में बच्चों और भी बहुत सारे इसके हमें प्रभाव हुए। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। अगर आपके पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली आप उसे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए खर्च तो करोगे ही। अगर आपके पास में 50 है तो 50 के हिसाब से खर्च करोगे, अगर 500 है तो 500 के हिसाब से खर्च करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो इंडस्ट्री जो है, रोज़गार मिला, इंडस्ट्री लगी तो रोज़गार मिला, रोज़गार से पैसे मिले, पैसे से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। इससे क्या क्या आया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी, लोगों को रोज़गार मिला और उससे हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ी। इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री को टैक्स देती है, उससे कंट्रीज़ को भी इनकम होती है और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये था इंडस्ट्री का इकोनॉमी में रोल। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अब क्या, एक बात और कि इंडस्ट्रीज़ के बढ़ते कंट्रीब्यूशन से दूसरी यूनिट भी एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोग्रेस करती हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। एक तरफ इंडस्ट्रीज तो हमारे लिए बहुत अच्छी भी हैं और एक तरफ मतलब कि वो वाली बात हो गई कि वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो बच्चों दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत पॉल्यूशन भी कर रही है। पहले तो व्हाट इज़ पॉल्यूशन? Pollution meant any undesirable change in the air, water or land which occurs due to undesirable changes on account of any physical, chemical or biological factor and which adversely affect the health, safety or welfare of all living beings is called pollution. जब भी नेचर में कोई भी अनवांटेड चेंज आता है जिससे नुकसान होता है तो उसे पॉल्यूशन कहते हैं।
पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। एक एग्ज़ाम्पल है एक पॉल्यूशन का, मतलब कि भोपाल में 1984 में दिसंबर में मिडनाइट में भोपाल में MIC गैस, यूनियन कार्बाइड नाम की इंडस्ट्री थी, उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। इससे लाखों लोग मारे गए थे, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बच्चों। तो पॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी नेचर में कोई अनवांटेड चेंज आता है जिससे नुकसान होता है तो उसको पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह से हम वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉल्यूशन का रीज़न क्या होता है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एयर पॉल्यूशन जो है वो उसे मतलब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूशन है वो काय से हो सकता है। जैसे कि एक तो सबसे पहले कि इंडस्ट्रीज से, दूसरा व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट के साधनों से एयर पॉल्यूशन होता है, ये एयर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तीसरा बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। चौथा ग्रामीण क्षेत्र में भी पॉल्यूशन बहुत होता है, वहाँ पर कई बार एक फसल काटने के बाद में जब वो बचता है वहाँ पर उसमें आग लगाई जाती है। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पुराना गांव के लोग ज़्यादातर लकड़ियाँ जला जला के अपना खाना भी बनाते हैं और पानी भी गर्म करते हैं, तो इस वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब इनको कंट्रोल कैसे करेंगे हम, तो इंडस्ट्रीज़ को सोसाइटी से काफ़ी दूर दूर सेटअप करें। फैक्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ होती है उनको काफ़ी ऊंचाई, हाइट पर लगाएं, और कुछ ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे पॉल्यूशन ना हो। व्हीकल्स कम यूज़ करें, प्लास्टिक को बैन करें। इसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ग्रीनरी डेवलप करें, सोलर एनर्जी का यूज़ करें जिससे पॉल्यूशन नहीं के बराबर हो। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन, इससे भी वाटर में जब अनवांटेड चेंजेस होता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो वाटर सोर्स में चला जाता है तो वाटर पॉल्यूशन होता है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। हम गार्बेजेस नदियों में फेंक देते हैं जिससे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, जिससे हमारी इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाती है। अब है बच्चों लैंड पॉल्यूशन। तो लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है कि लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं जो ज़मीन में जाकर मिल जाता है। और जब लैंड मतलब हम बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपना गंदा कचरा जो है वो डिस्पोजल करती है, तो वो हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो उसमें जाकर मिल जाता है, उससे लैंड पॉल्यूशन होता है। वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये ज़मीन जो है उसको एब्जॉर्व कर लेती है और उसकी वजह से हमारी लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है और इसको लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट निकलता है वो केमिकल को भी हमारी ज़मीन एब्जॉर्व कर लेती है, उससे वो ज़मीन जहरीली हो जाती है। तो इसको भी लैंड पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन भी कहा जाता है। बच्चों, साउंड पॉल्यूशन मतलब कि ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो हमको इरिटेट करता है, उसके बाद में इससे बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती है। ये हमारे दिमाग में भी असर डालता है, इससे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत तरह तरह की जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होती हैं वो लगातार आवाज़ें पैदा करते रहते हैं, जैसे जनरेटर में लगातार आवाज़ होती रहती है, इसलिए ऐसी, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, लोग बहरे भी हो जाते हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों जो है उसमें इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शहरों से बाहर लगाई जाए।
साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए शहरों से बाहर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ऐसी दीवारें बनाई जाए जिससे कि वो साउंड को, आवाज़ को कम करे। उसके बाद में मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस सही समय पर होता रहे, ताकि पुरानी मशीनें जो होती हैं बहुत आवाज़ें करती हैं, और वर्कर्स जो हैं वो एक ईयर प्लगिंग डिवाइस जो आता है वो कान में हमेशा लगा कर रखें, और एंटी साउंड पोल्यूशन मशीन्स जो होती हैं वो भी लगा सकते हैं। तो बच्चों, इंडस्ट्रीज़ आर नेसेसरी for our economic development. It is not possible to have pollution less industries, therefore only steps to control and minimize pollution can be taken. मशीनों को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन पोल्यूशन को कम करने के लिए हम स्टेप्स तो मिनिमाइज कर ही सकते हैं। तो बच्चों, आवर चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।